माई सेल्फ गणेश नेताम, सहायक प्राध्यापक, शासकीय डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगांव। आज हम एमए चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर सेकंड तुलनात्मक समाजशास्त्र के अंतर्गत यूनिट फोर्थ के अंतर्गत जो फोर्थ यूनिट में है करेंट डिबेट्स, इसके अंतर्गत हम लोग आज प्रासंगिकीकरण को पढ़ेंगे। प्रासंगिकीकरण, तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इनके बारे में, जो करंट डिबेट है उसके बारे में अध्ययन करना चाहेंगे कि आप सभी को मालूम है कि भारत में समाजशास्त्र का विकास अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ है। जब अंग्रेज का राज था भारत में, उसी समय भारत में समाजशास्त्र का विकास हुआ। जब से भारत में समाजशास्त्र का विकास हुआ है, तब से एक तरह से एक वाद विवाद, जो टॉपिक है करेंट डिबेट यूनिट में नाम लिखा है, वहां से एक वाद विवाद होता रहा है कि भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे किया जाए। भारत में समाजशास्त्र का विकास जो पश्चिम देश, यूरोप के देशों में समाजशास्त्र का विकास हुआ, उस पद्धति से किया जाए, या फिर भारत में समाजशास्त्र का विकास भारतीय समाज के संदर्भ में किया जाए। ये शुरुआत से लेकर थोड़ा सा वाद विवाद की स्थिति बनी रही। इसी के अंतर्गत जो टॉपिक है वो पहला देखेंगे प्रासंगिकीकरण। तो देखते हैं प्रासंगिकीकरण है क्या। प्रासंगिकीकरण एक ऐसा तरीका है जब हम किसी भी समाज का अध्ययन करते हैं, तो उस अध्ययन में पश्चिमी सिद्धांतों या पद्धति शास्त्र का प्रयोग करने से पहले हमें समाज की वास्तविकता को सामने रखकर देखना होगा कि यह समाज के लिए उपयोगी है या नहीं। यानी सरल भाषा में बोले तो भारतीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन करने से पहले हम उसको पश्चिमी सिद्धांतों या पद्धति शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं, तो हमें यह देखना जरूरी है कि यह पश्चिमी सिद्धांत या पद्धति के आधार पर भारतीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं, वो हमारे लिए सही है या नहीं, प्रासंगिक है या नहीं, उसी को बोलते हैं प्रासंगिकीकरण। यानी समाज का अध्ययन के लिए इस पद्धति से कर रहे हैं, तो भारतीय समाज के लिए उपयुक्त है या नहीं, इसी को बोलते हैं प्रासंगिकीकरण। आगे देखते हैं विभिन्न पश्चिमी सिद्धांत या पश्चिमी समाज के लिए उपयोगी है या नहीं, इसको जानने के लिए ही इस पद्धति प्रासंगिकीकरण का उपयोग करते हैं। और यह भारतीय विभिन्न इस टॉपिक में विभिन्न जो प्रासंगिकीकरण के समर्थक मानते हैं कि पश्चिमी सिद्धांत पश्चिमी समाज के लिए उपयोगी है। यानी समाजशास्त्र का जो पश्चिमी सिद्धांत है वो पश्चिमी समाज के लिए उपयोगी है, यूरोप के देशों के लिए उपयोगी है और भारतीय समाज के लिए उपयोगी है। एक तो बता दिया, देखना जरूरी है, उसी को बोलते हैं प्रासंगिक है या नहीं। और जो प्रासंगिकीकरण के समर्थक बोलते हैं कि जो पश्चिमी सिद्धांत है वो पश्चिमी समाज के लिए उपयोगी है, भारतीय समाज के लिए उपयोगी नहीं। आगे, इसलिए जो भारत के लिए समाजशास्त्र की मांग कर रहे हैं वो प्रासंगिकीकरण को अधिक महत्व देते हैं। और पश्चिमी विद्वान ये लोग मानते हैं कि जो पश्चिमी विद्वान हैं वो भारतीय समाज की बहुत अनदेखा किए हैं। ठीक, ये लोग कह रहे हैं भारतीय समाज का क्या किए हैं, अनदेखा। और जो प्रासंगिकीकरण के समर्थक यानी सीधा सीधा भारत के लिए समाजशास्त्र के समर्थक मानते हैं कि भारतीय समाज का अध्ययन धर्म ग्रंथों महाकाव्यों के संदर्भ में समझा जाए, तभी यह भारतीय समाज के लिए क्या होगा, उपयुक्त। यानी सीधा यहाँ तक पढ़े कि पश्चिमी जो प्रासंगिकीकरण के समर्थक विद्वान हैं वो लोग का मानना है कि जो पश्चिमी समाजशास्त्र की जो पद्धति है वो पश्चिमी समाज के लिए उपयुक्त है, भारतीय समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। और ये लोग भारत के लिए समाजशास्त्र की, भारत के समाज की शास्त्र की मांग करते हैं। और इन लोग का कहना है कि जो पश्चिमी विद्वान हैं जब समाजशास्त्र शुरुआत में अध्ययन किए, ये लोग भारतीय समाज की अनदेखा किए। इसीलिए ये विद्वान लोग भारतीय समाज का अध्ययन किसके आधार पर करने की बात करते हैं, धर्म ग्रंथों महाकाव्यों के संदर्भ में समझा जाए, इनकी ये कहना है। आगे देखते हैं। इससे पहले बता दूं, जब इसलिए प्रासंगिकीकरण की बात आई कि जब भारत में भारत आजाद हुआ, आजाद होने से पहले यूरोप का इन्फ्लुएंस था भारतीय समाजशास्त्र में। तो जब आजाद हुआ, आजाद होने के बाद भी
भारतीय समाजशास्त्री लोग जो शास्त्रीय सिद्धांत हैं उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर भारतीय समाजशास्त्र का अध्ययन करना प्रारंभ किया। जैसे शास्त्रीय सिद्धांत कौन कौन थे? दुर्खीम ने जैसे किया था, काम्टे ने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था, मैक्स वेबर ने। तो मैक्स इन सभी समाजशास्त्रियों ने जिस पद्धति के तहत समाजशास्त्र का अध्ययन करना प्रारंभ किया था उसी पद्धति के अनुसार भारतीय समाज को स्वतंत्रता के बाद भारतीय विद्वानों ने भी ग्रहण किया और उसी पद्धति के अनुसार भारतीय समाज को अध्ययन करने प्रारंभ कर दिया। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने बताया है कि भारतीय समाजशास्त्र में 4 परिप्रेक्ष्य को अपनाया गया है। यानी प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने बताया है कि भारतीय समाजशास्त्र के अध्ययन करने के लिए 4 परिप्रेक्ष्य को अपनाया गया है। उनमें से पहला है दर्शन शास्त्री परिप्रेक्ष्य, फिलोसॉफिकल परिप्रेक्ष्य, फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव। उसके बाद है सांस्कृतिक, कल्चरलॉजिकल सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। उसके बाद है संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य। उसके बाद है ऐतिहासिक। योगेंद्र सिंह का मानना है कि भारतीय समाज का अध्ययन करने के लिए भारतीय विद्वानों ने 4 परिप्रेक्ष्य को अपनाया: दर्शन शास्त्री, सांस्कृतिक, संरचनात्मक और ऐतिहासिक। चलो एक एक को देखते हैं। दर्शन शास्त्री परिप्रेक्ष्य वाले कौन है? राधा कमल मुखर्जी और डीपी मुखर्जी। इन्होंने भारतीय समाज का अध्ययन दर्शन शास्त्री परिप्रेक्ष्य के तहत अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन ये दर्शन शास्त्री परिप्रेक्ष्य के तहत भारतीय समाज का जो अध्ययन किए थे वो उतना प्रासंगिक नहीं था, इसलिए यह दर्शन शास्त्रीय सिद्धांत आगे उतना काम नहीं आया, आगे नहीं बढ़ा। इसी का कारण है कि वो ज्यादा प्रासंगिक नहीं। दूसरा है सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ा नाम है एम.एन. श्रीनिवास। ठीक, एम.एन. श्रीनिवास ने सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के तहत संस्कृतिकरण, प्रभु जाति, ब्राह्मणीकरण, पश्चिमीकरण सबका अध्ययन किया। संस्कृतिकरण सब जानते हैं, जिन्होंने मैसूर के रामपुर गांव का अध्ययन किया था। संस्कृतिकरण बताई थी जिसमें एक जातिवत उच्च जाति के आदर्श भाव व्यवहार उसे अनुरूप करता है और उच्च वर्ग में जाने की कोशिश करता है। ये संस्कृतिकरण के तहत भारतीय समाज का अध्ययन करना प्रारंभ करते थे एम.एन. श्रीनिवास। उसी प्रकार है संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य। संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य वह परिप्रेक्ष्य है जिसके तहत भारतीय समाज की जैसे पारिवारिक संरचना है, सामाजिक स्तरीकरण है, इन सभी का अध्ययन संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य के तहत अध्ययन करना प्रारंभ कर देते थे। पारिवारिक संरचना, संयुक्त परिवार, कपाड़िया का, ठीक, तो ये पारिवारिक संरचना के आधार पर भारतीय समाज को अध्ययन करना प्रारंभ किया। उसी प्रकार है ऐतिहासिक, जिसको मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य भी बोलते हैं। उनमें सबसे प्रमुख नाम आता है डीपी मुखर्जी का। डीपी मुखर्जी का नाम प्रमुख आता है। आप लोग डीपी मुखर्जी के बारे में 3rd सेमेस्टर में पढ़े होंगे। उन्होंने बताया है अगर भारतीय समाज को जानना है, भारतीय समाज को परखना है, तो भारतीय समाज का अध्ययन किस आधार पर करना चाहिए? परंपरा के आधार। उन्होंने बात बताई थी तो परंपरा के आधार पर भारतीय समाज को जानना है, अध्ययन करना है। तो ये 4 पर्सपेक्टिव, जिसमें दर्शन शास्त्री से लेकर सांस्कृतिक ये ज्यादा ये पॉपुलर है। उसके बाद संरचनात्मक, पारिवारिक संरचना, विवाह संरचना सभी का अध्ययन किया गया और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जिसको मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य कहते हैं। इसको योगेंद्र सिंह ने बताया है, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने, कि भारतीय समाज का अध्ययन करने के लिए 4 परिप्रेक्ष्य को अपनाया गया। आगे श्रीमती इरावती कर्वे, इन्होंने बताया है कि अगर भारतीय समाज को अध्ययन भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में करना है तो 3 तथ्य आवश्यक बताए। पहले तो बहुत विद्वानों ने बताया कि भारतीय समाज का अध्ययन करने के लिए धर्म ग्रंथों, महाकाव्यों के संदर्भ में भारतीय समाज को समझा जा सकता है। लेकिन इरावती कर्वे का कहना है कि भारतीय समाज को समझने के 3 मुख्य आधार हैं। उनमें से पहला है संयुक्त परिवार। या आधार बोल सकते हो या 3 स्तंभ बोल सकते हो जिसके माध्यम से भारतीय समाज को समझा जा सकता है। संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था और ग्रामीण समुदाय। संयुक्त परिवार, क्योंकि पहले भारत के समाज में संयुक्त परिवार व्यवस्था थी। संयुक्त परिवार की संख्या थी, अभी वर्तमान में एकल परिवार हो गई। लेकिन जब समाजशास्त्र विकास की चरण अवस्था में उस दौर में बहुत संयुक्त परिवार था भारत में, जिसके तहत भारतीय समाज को अच्छी तरह से समझा जा सकता था।
उसके बाद जाति व्यवस्था, आप सभी को पता है भारत में विभिन्न जाति वर्गों में विभाजित हुआ है, और भारतीय समाज को जानना है तो इस जाति व्यवस्था का तहत अध्ययन करना है। अध्ययन करेंगे तभी भारतीय समाज, जो समाज शास्त्र हो क्या होगा, प्रासंगिकरण होगा। ठीक, उसके बाद है ग्रामीण समुदाय। भारत गांवों का देश है, अधिकतर आबादी गांव में निवास करती है। तो एक तो संयुक्त परिवार को तहत अध्ययन करना, जाति व्यवस्था और ग्रामीण समुदाय, यानी ग्रामीण समुदाय के आधार पर पद्धति तीनों स्तंभ के आधार पर अध्ययन करेंगे तभी भारतीय समाज का जो विकास है वो क्या होगा, प्रासंगिक। ठीक, तो इरावती कर्वे, जाति कर्वे में संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था, ग्रामीण समुदाय, 3 स्तंभ बताए थे जिसके तहत भारतीय समाज का अध्ययन किया।